साहनी जीएस अकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिलेबस की चर्चा किया था कि जनरल फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ता है। उसी क्रम में आज हम लोग एक नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी उठाया है और इलेक्ट्रिसिटी को हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और जीरो टू मॉडरेट जाएंगे। फिर उन सारी बिंदुओं पर बात करेंगे जो ग्रुप बी से लेके यूपीएससी तक के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग समझेंगे और आप भी समझने की कोशिश कीजिएगा और एक फुल एफर्ट देके एक रंगीन नोट्स आप बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा। आज जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्री एंड सिटी, ये दो शब्द है। एक इलेक्ट्री है और दूसरा सिटी है। इलेक्ट्री का जो मीनिंग होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक का मीनिंग इलेक्ट्रॉन होता है और सिटी का मीनिंग फ्लो होता है। यदि आप लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का शाब्दिक मीनिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे लिखेगा, इलेक्ट्रिसिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा फ्लो। अर्थात इलेक्ट्रिसिटी का शाब्दिक अर्थ होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन is called electricity। अगर आप इसी लाइन को अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, यानी विद्युत धारा कहलाता है। तो इस तरह से आप अपने नोटबुक लिख लीजिए। इसमें इलेक्ट्रिसिटी में एक नया वर्ड आया है, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो चलिए आप एक क्वेश्चन लिखिए, इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो एक लाइन में लिखिए, इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक भाग होता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु का एक भाग होता है। तो इसमें एक और फिर यहाँ पे एक नया शब्द आ गया, दैट इज परमाणु। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि परमाणु क्या होता है। इस क्वेश्चन को भी आप नीचे में लिखिए, परमाणु क्या होता है। परमाणु क्या होता है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, परमाणु किसी भी तत्व या पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु किसी भी तत्व या पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है या केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। एक बार और सुनिए, परमाणु किसी तत्व या पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है या केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो इस पॉइंट से आप परमाणु की परिभाषा समझ गए होंगे। पहला पॉइंट ये लिखिएगा, कभी कभी परमाणु के साइज के बारे में पूछ देता है कि परमाणु का साइज क्या होता है। तो एक लाइन नीचे से लिख लीजिएगा कि परमाणु का साइज 10⁻⁻³ मीटर होता है। दैट्स मीन्स अगर हम बात करें 10⁻⁻10 मीटर, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर का 10⁻10, 1 मीटर का 10⁻10वां हिस्सा जो होगा वही हमारा एटम होगा।
वही हमारा परमाणु होगा। तो आप सोच सकते हैं कि एक एटम का साइज कितना छोटा होगा, एक एटम का साइज कितना छोटा होगा। अगर आप इसको थोड़ा और लिख दें, 10 पे आप 10 जीरो दे दीजिए, 1 पे 10 जीरो दे दीजिए और उसको 1 में डिवाइड कीजिए। देखिए कितना छोटा कण है, तो एटम जो है कितना छोटा कण है। ये नग्न आंखों से दिखाई भी देने वाला चीज आई थिंक लगता है नहीं देगा। तो इन चीजों का आप थोड़ा लिख लीजिए एक बार फिर। एटम का साइज या एटम का आकार, परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर से भी छोटा होता है। एक बात और बताते हैं, परमाणु कहीं भी अकेले नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये किसी तत्व या पदार्थ, ये किसी तत्व या पदार्थ के साथ अटैच रहता है, अकेले नहीं रहता। ये किसी तत्व या पदार्थ के साथ अटैच रहता है। और एक बात और बता देते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, सब प्रत्येक पदार्थ या प्रत्येक तत्व या कोई भी चीजें या कोई भी वस्तु, प्रत्येक पदार्थ एटम से बना हुआ है। तो आप अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता है, यह किसी वस्तु या पदार्थ के साथ अटैच रहता है। इतना आपने लिख लिया। आगे लिखिए, प्रत्येक पदार्थ या वस्तु इन्हीं परमाणु से मिलकर बना होता है। सीधा सिंपल भाषा। इससे जो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में ऐसे बनेगा, निम्न में से कौन सा प्रकृति में विद्यमान नहीं होता है, स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता है? तो उसमें आपका एक ऑप्शन एटम भी होगा। आपका आंसर एटम हो जाएगा। आगे ये लिखिएगा, एटम परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। एक और समझिए, परमाणु मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसे प्रकृति का मूल कण या मौलिक कण कहा जाता है। एटम यानी परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसे प्रकृति में मूल कण या मौलिक कण कहा जाता है, या मौलिक कण। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा हम परमाणु के बारे में और जानकारी बताते हैं आपको, कुछ और नॉलेज आपको देते हैं। जैसे कि सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये कोई एटम है, ये परमाणु है हमारा। तो हमेशा एक बात को ध्यान दीजिएगा कि परमाणु के जो केंद्र होता है, परमाणु का जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, उसमें दो चीजें होती हैं। एक जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। एक प्रोटॉन नहीं होता है, एक न्यूट्रॉन नहीं। जितना जैसा पदार्थ होता है वैसा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या उसमें होती है। एक बात और ध्यान दें यहाँ कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे में ये कोई एटम है, एटम का नाभिक है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और इस एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये हम इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहे हैं डॉट डॉट से।
आप इसको ऐसे लिखेंगे, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, सीधा सीधी बात। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते रहता है, वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाते रहता है। इसमें बस इतना ही लिखना है। आगे एक चीज और हम आपको बताते हैं, ये जो हमारा नाभिक है, ये जो नाभिक है हमारा, नाभिक ये काफी सघन होता है। ये जो नाभिक है ये काफी सघन भाग होता है। आप क्या लिखिए एक लाइन कि परमाणु का नाभिक एक सघन भाग होता है जो इलेक्ट्रॉन को, सघन भाग है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच के अपने तरफ रखता है। परमाणु का नाभिक एक सघन भाग होता है जो इलेक्ट्रॉन को खींचकर रखने की कोशिश करता है। पदार्थ तत्वों के अंदर जो परमाणु होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है सघन भाग होता है। परमाणु का नाभिक एक सघन भाग होता है जो इलेक्ट्रॉन को खींचकर रखने की कोशिश करता है। इन सब को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इतना आपने लिख लिया होगा आई थिंक। एक बात और बताते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो झंझट है, किसी भी तत्व में जो इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है वो दोनों बराबर होता है। जैसे में ये कोई पदार्थ है, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होता है। किसी भी न्यूट्रल चीज़ में कोई आवेशित नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या एंड प्रोटॉन की संख्या दोनों बराबर होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक काम करते हैं, जैसे में हम कोई सपोज दैट ये हम कोई पदार्थ लिए, तो जितना इसमें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन उतना ही इसमें प्रोटॉन है। तो जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है उतना ही इसमें प्रोटॉन है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जितना इसमें इलेक्ट्रॉन होता है उतना इसमें प्रोटॉन होता है। अगर हम ऐसा करते हैं कि ये जो वस्तु है इससे हम इलेक्ट्रॉन क्या करवा देते हैं, त्याग करवा देते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन का हम त्याग करवा देते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस पदार्थ से त्याग होता है, ये वस्तु आवेशित हो जाती है और इस पर धनावेश आ जाता है। क्यों धनावेश आ जाता है? क्योंकि ये निगेटिव चार्ज जो है, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज निकल गया तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया तो ये धनायन हो गया, सॉरी ये धनावेशित हो गया। ये जो वस्तु है धनावेशित हो गया। वही हम ऐसे देखें, ये कोई वस्तु है, अभी प्रेजेंट में इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही इसमें प्रोटॉन है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन लिया, दैट्स मीन्स ये जो वस्तु हो गया ये अब ऋणावेशित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया, इसलिए ये ऋणावेशित हो गया।
इसको हम ऋणावेशित वस्तु लिख सकते हैं। यहाँ पे ऋणावेशित हम लिख देते हैं। तो इन चीज़ों को हम अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे, तो आप अपने नोट्स में ऐसे लिखेंगे। किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अगर उस वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो वह वस्तु धनावेशित वस्तु कहलाता है। कुछ इलेक्ट्रॉन निकालने पर वह धनावेशित वस्तु कहलाता है। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अगर उस वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो वह वस्तु धनावेशित वस्तु कहलाता है। ये आप लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, अगर वस्तु को बाहर से इलेक्ट्रॉन दिया जाए, अगर वस्तु को बाहर से इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो वो वस्तु ऋणावेशित वस्तु कहलाता है या ऋणावेशित कहलाता है। इसको भी आप लिख लीजिए। ये जो धनावेशित और ऋणावेशित शब्द का जो हम यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शब्द जो है धन और ऋण शब्द जो है एक थिल्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो एक पॉइंट नीचे से ये भी लिख लीजिए कि इस प्रयोग को सर्वप्रथम थिल्स नामक वैज्ञानिक ने आजमाया था। ये जो बातें हम बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने पर पॉजिटिव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर वस्तु नेगेटिव हो जाता है, यही चीजें जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम, इस प्रयोग को सर्वप्रथम थिल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। थिल्स ने एक बात और बताया था। थिल्स ने बताया था कि जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है और वो इलेक्ट्रॉन रेशम का कपड़ा ग्रहण कर लेता है। फलस्वरूप कांच का टुकड़ा धनावेशित कहलाता है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित कहलाता है। इस चीजों को भी आप थोड़ा लिख लीजिए। एक जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि वस्तुओं को सर्वप्रथम आवेशित करने की प्रक्रिया किसने बताई थी? कौन ऐसा वैज्ञानिक था जिसने वस्तुओं को सर्वप्रथम आवेशित करने की प्रक्रिया के बारे में बताया था? तो बस इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा थिल्स। कुछ नोट देखिए, कुछ पॉइंट लिखिएगा, कुछ पॉइंट आपको लिखाना चाहते हैं। यहाँ पे नोट दीजिए, इसके ठीक नीचे में नोट्स और लिखिए। इसमें से आप पहला पॉइंट लिखिएगा, एवोनाइट की छड़, कलम एवं कंघी को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है तो एवोनाइट की छड़, कलम या कंघी, की छड़, कलम या कंघी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेता है, बिल्ली के खाल से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेता है, जिसके फलस्वरूप एवोनाइट का छड़, कंघी, कलम ऋणावेशित हो जाता है। या इसको आप ऐसे लिखिए, एवोनाइट के छड़, कलम, कंघी ऋणावेशित हो जाता है जब इसे बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है।
बिल्ली के खाल या फिर आप अपने बाल से पेन को ऐसे ऐसे रगड़ के देखिए, इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, बाल से इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसके फलस्वरूप ये आवेशित हो जाता है और इसे कागज के टुकड़ा पे आप सटाते हैं तो उसको आकर्षित करता है अपने तरफ। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, न्यूट्रॉन पर या न्यूट्रॉन आवेश हीट होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। 3 नंबर में लिखिएगा, ये फैक्ट की चीजें हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक लाइन और लिखिए पॉइंट नंबर 3 में, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और चार्ज आवेश, इलेक्ट्रॉन है तो इसमें माइनस आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। प्रोटॉन पे जो होता है, एक प्रोटॉन पे प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। अब 2 फैक्ट को इसको आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे रेलवे और एसएससी में क्वेश्चन आते रहते हैं। अक्सर स्टूडेंट इसमें फंस जाया करते हैं क्योंकि उनको डेटा ख्याल नहीं रहता है। एक और पॉइंट हम लिखते हैं, एक और फैक्ट की चीजें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। ये जनरल क्वेश्चन है, ये एसएससी और रेलवे में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी आप एक पॉइंट में नीचे लिखने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, थॉमसन। प्रोटॉन का जो खोज किया था गोल्डस्टीन ने किया था। और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। ये इंग्लिश नाम है, थोड़ा कोशिश कीजिएगा इंग्लिश नाम को याद रखने की। इसका एक ट्रिक भी आता है ये दोनों का, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। गोपचैन याद रखिएगा, GOPCHAIN, गोपचैन। GO स्टैंड्स फॉर गोल्डस्टीन, P मतलब प्रोटॉन, GO माने गोल्डस्टीन, और चैन में देखिए आप CHA से चैडविक। N से आपका हो गया न्यूट्रॉन। तो आप इन चीजों को थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिएगा।